हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? डूइंग गुड। तो फिर से स्वागत है आपका अपनी इनकम टैक्स की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे कि इनकम टैक्स लॉ अगर आपको जानना है तो आपके पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। हमें जानकारी होनी चाहिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, इनकम टैक्स रूल्स 1962 की, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एंड फाइनेंस एक्ट एनुअल। इतना तो कवर हो गया था, लेकिन दो चीजें अभी और बच गई हैं, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन बाय सीबीडीटी और जुडिशियल डिसीजन। इन सब की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम बात करना शुरू करते हैं विद सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन बाय सीबीडीटी। बेसिकली क्लैरिफिकेशन विच इज गिवन बाय सीबीडीटी, उसी को हम सर्कुलर कहते हैं। सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी, बेसिकली दिस क्लैरिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी जो होता है उसी को हम सर्कुलर कहते हैं। ये कोई दो चीजें नहीं है जो हम यहाँ बताने वाले हैं, ऐसा मत समझिएगा। सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन दो अलग अलग चीजों के बारे में बता रहे। बेसिकली द सर्कुलर क्या है, द क्लैरिफिकेशन विच इज गिवन बाई सीबीडीटी इज कॉल्ड सर्कुलर। तो आप चाहे कह लीजिए क्लैरिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी या फिर कह लीजिए सर्कुलर, इज वन एंड द सेम थिंग। नाउ व्हाट इज दिस सीबीडीटी? ये सीबीडीटी क्या है, फिर बात करेंगे कि सर्कुलर क्या है। ठीक है, सीबीडीटी फुल फॉर्म है इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब डायरेक्ट टैक्सेस में तो एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स, तो उसकी जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है वो सीबीडीटी है। आप ऐसे समझ लीजिए, इनकम टैक्स की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है सीबीडीटी। अब ये पूरे हायरार्की सिस्टम में कहां पे है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है थ्रू वेरियस मिनिस्ट्रीज। ये ना बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के थ्रू ऑपरेट करती है। जैसे कंपनियों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से गवर्नमेंट भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के थ्रू ऑपरेट करती है। इसमें से एक हो गई डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री है कि नहीं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के थ्रू ऑपरेट करती है। एक मिनिस्ट्री है उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री। राइट, आप तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम लोग कौन सी मिनिस्ट्री की बात करने वाले होंगे यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री। आगे अब देखते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्या आपको पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के दो विंग होते हैं, दो विंग्स होते हैं इनके। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और दूसरा होता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। बड़ा जबरदस्त सिस्टम है इसका। फाइनेंस मिनिस्ट्री के दो अलग अलग विंग्स हैं पूरे। एक बस ये सोचता है दिन रात पैसा कैसे बनाना है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है ना, बस पैसा लाने के बारे में सोचेगा, बस इसी में दिमाग लगेगा उसका। और एक डिपार्टमेंट है खर्चा कहाँ करना है, कहाँ पैसे उड़ा दे। आई बिलीव उड़ाने का मतलब ऑब्वियसली देश की प्रगति में ही पैसा उड़ाना है। ठीक है, रोड बनाना है, रेलवे बनाना है, हॉस्पिटल्स बनाना है, क्या करना है। तो आप टू बी ऑन लाइटर मोड हम ऐसे कह सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट हस्बैंड है, दूसरा डिपार्टमेंट वाइफ है। एक बेचारा दिन भर सोच रहा है हस्बैंड पैसे कमाना कैसे है, दूसरी तरफ वाइफ है पैसे उड़ाना कैसे है वो सोच रही है। राइट, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के फर्दर दो विंग है, अब इसके भी दो विंग्स हैं। ठीक है, एक है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। सीबीडीटी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के भी दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये डायरेक्ट टैक्सेस देखता है, और सीबीआईसी ये क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस
एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो अपने आप में ही कस्टम्स को कवर करता है। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को ये कवर करने वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कस्टम्स क्यों है, तो इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, ठीक है। पहले इसका नाम CBEC हुआ करता था, राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, क्योंकि पहले जो सेल्स पे टैक्स हुआ करता था वो स्टेट जुरिडिक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखती ही नहीं थी। मुझे लगता है कि बेकार की बातें हैं, लेट्स फॉरगेट दिस। जब आप GST वगैरह पढ़ोगे ना तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की पूरी हिस्ट्री आपको समझने को मिलेगी कि GST आया कैसे, कौन कौन से टैक्सेस हटे, देन यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड CBIC, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो डिपार्टमेंट है वो CBIC है, और डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो डिपार्टमेंट है वो CBDT है, ठीक है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये दो मेजर डिपार्टमेंट होते हैं। ये जो CBDT है यही क्या करता है, ये जो CBDT है यही क्या करता है, यही संभालता है आपके इनकम टैक्स को, और इससे रिलेटेड सर्कुलर देता है, इससे रिलेटेड सर्कुलर देता है। अब ये सर्कुलर क्या चीज है, सर्कुलर इज बेसिकली गाइड टू इनकम टैक्स ऑफिसर्स, ठीक है, एंड SSC एंड ऑल्सो द टैक्स पेयर, ठीक है, इज अ गाइड टू व्हाट इज सर्कुलर, आई एम राइटिंग अबाउट सर्कुलर। सर्कुलर क्या चीज होती है, इज अ गाइड टू इनकम टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर। कैसा गाइड, कि कोई भी जो प्रोविजन आया है इनकम टैक्स में उसकी एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन क्या है, इज अ गाइड टू इनकम टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर टू क्लैरिफाई एनी स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ एक्ट। मैं मतलब समझाता हूं। क्या आपको एक बार मैंने बताया था कि इंडिया का जो इनकम टैक्स लॉ है वो बहुत ही डिफिकल्ट लॉ है, इज वन ऑफ द टफेस्ट लॉ इन इंडिया। और अगर इनकम टैक्स के टर्म्स में ही हम कंपेयर करें तो पूरे वर्ल्ड में इसको सेकंड कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स कहा जाता है। भाई हर देश का अपना अपना इनकम टैक्स का लॉ है, पूरी दुनिया में सेकंड कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स लॉ जो है वो इंडिया का माना जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक प्रोविजन बोलती है, कहती है कि ये इनकम टैक्सेबल है, राइट। तो पता है मार्केट में CBDT देख रही है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं A इनकम टैक्सेबल है, और कुछ लोग भिड़ंत कर रहे हैं कि नहीं ये B इनकम के बारे में बताया गया वो टैक्सेबल है, राइट। जबकि ऊपर CBDT बैठ के देख रही है, कह रही है नाटक चल क्या रहा है, हम लोग ने जो गवर्नमेंट ने बताया था लॉ में वो तो C इनकम के लिए बताया था टैक्सेबल है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, कुछ लोग B सोच रहे हैं। एक काम करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से उस लॉ को बता देते हैं, राइट। अभी तो इनकम टैक्स शुरू नहीं हुआ है, तो भी आपने देखा होगा कितनी कॉम्प्लेक्स बातें ये सर बताते रहते हैं। जब अभी हम पढ़ेंगे तब आप देखिएगा असल मजा आएगा कि जब एक एक लाइन में आप देखोगे 2-2 घंटा सर को लग गया समझाने में, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उस वर्ड की कितनी गहराई वाली मीनिंग होती है। तो कभी कभी लोग उस गहराई को नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं माप पाते हैं, तो CBDT क्लैरिफाई कर देता है, कहता है आसान भाषा में समझो कहना क्या चाहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया क्या होता है ये, और ये भी अपने आप में क्या है, लॉ है। अब ध्यान दीजिए, अब इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता बेसिकली नहीं पड़ रही है, ऐसा कहना चाहता हूं सर्कुलर से। लेकिन सर्कुलर की खास बात क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर इज बाउंड टू फॉलो, इनकम टैक्स ऑफिसर को सर्कुलर मानना ही पड़ेगा, लेकिन जहां तक टैक्स पेयर की बात है इज नॉट बाउंड टू फॉलो। इसका मतलब समझे कि अगर मान लीजिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए सर्कुलर आया कि X इनकम इज टैक्सेबल, ठीक है। अब सर्कुलर तो क्या है, क्लैरिफिकेशन है, CBDT क्लैरिफाई कर रही है कि जो लॉ में लिखा है उसका मतलब है X इनकम इज टैक्सेबल, ठीक है। और टैक्स पेयर ये कह रहा है कि X इनकम इज नॉट टैक्सेबल। मैं टैक्स पेयर हूं, डिपार्टमेंट मेरा क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट को तो मानना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को,
ठीक है, क्योंकि वो तो बाउंड टू फॉलो है, सर्कुलर में जो लिखा है एक्स इनकम इज टैक्सेबल, वो कह रहा है राज अग्रवाल आपकी एक्स इनकम है, आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। क्या मुझे मानना जरूरी है? नहीं, मैं कोर्ट में जा सकता हूं, मैं कहूंगा मैं ये नहीं मानता, आई एम नॉट बाउंड टू फॉलो। ठीक है, और कोर्ट में क्या बोलूंगा कि जो सीबीडीटी है उसने सही से इसकी मीनिंग नहीं लिखी है, बेसिकली लॉ कुछ और कहना चाहता है। जो बजट में प्रेजेंट किया गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो बताया वो डिफरेंट है, सीबीडीटी इज नॉट टॉकिंग इन द सेम सेंस। मैं कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए एक दूसरी बात करते हैं, सर्कुलर में लिखा हुआ है एक्स इनकम इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, टैक्स पेयर हम हैं, हम भी कह रहे हैं कि भाई इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को लग रहा है इनकम टैक्सेबल होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, वो बाउंड टू फॉलो। हम कहेंगे एक्स इनकम इज नॉट टैक्सेबल, ये सर्कुलर में लिखा हुआ है, आपको मानना पड़ेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर को मानना पड़ेगा। अब बात समझ में आ रही है आपको कि इनकम टैक्स ऑफिसर यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो बाउंड टू फॉलो होता है सर्कुलर, बट एसएससी बाउंड टू फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है, ये लॉ की किसी लाइन की एक्सप्लेनेशन दी गई है। और अगर एसएससी को लगता है, एसएससी मतलब टैक्स पेयर, अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई ये बात सही नहीं है, मुझे इसे चैलेंज करना चाहिए, सीबीडीटी सही क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है, क्योंकि सीबीडीटी खुद नहीं समझी है इस बात को। अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं और कोर्ट में ये बात प्रूव कर सकता हूं, तो मैं उसे बाउंड नहीं हूं फॉलो करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। सर्कुलर क्या होता है? तो सर्कुलर जितने भी इशूड होते हैं वो फॉर द टाइम बिंग लॉ ही है, एक तरीके से जो भी क्लैरिफिकेशन आई हुई है सीबीडीटी की वो लॉ है, वो नियम है, कानून है। ठीक है, नाउ कमिंग टू जुडिशियल डिसीजंस। देखिए, लॉ जितना पेचीदा होगा ना, कोर्ट में उतने ज्यादा केस होंगे। ठीक है, मान लीजिए लॉ में एक लाइन लिखी हुई है और उसके हिसाब से मैंने इंटरप्रेट किया कि मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है ये इनकम टैक्सेबल है। हमने कहा बहुत हो गया, अंग्रेजी हम भी पढ़े हैं। ठीक है, आइए कोर्ट में मिलते हैं। तो द केस वेंट टू कोर्ट, और कोर्ट ने पता क्या किया, मेरे फेवर में डिसीजन दिया, कहा मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो जैसे ही कोर्ट का ये डिसीजन आया कि मेरी जो भी इनकम थी वो एक्स इनकम, वो टैक्सेबल नहीं है, तो पता है ये क्या बन गया? लॉ ऑफ द नेशन बन गया। दिस इज नाउ इनकम टैक्स लॉ। अब मान लीजिए आपकी भी वही वाली एक्स इनकम है, ठीक है, आपका भी इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है कि ये इनकम टैक्सेबल है, तो क्या आप भी कोर्ट जाओगे? आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो डिसीजन कोर्ट से आया था वो लॉ बन चुका है अब इनकम टैक्स का। आप बोलोगे अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को सिर्फ इतना, चेक एज डिसाइडेड इन द केस लॉ ऑफ राज अग्रवाल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। राज अग्रवाल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या आया था वो बस आप देख लीजिए, बिकॉज दैट्स अ लॉ। सबको बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा दूसरी बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तो पूरे देश के लिए लागू होता है, लेकिन स्टेट हाई कोर्ट का अगर डिसीजन होता है तो वो सिर्फ स्टेट में लागू होता है। मान लीजिए यूपी हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आया जिसमें बताया गया कि राज अग्रवाल ने जो एक्स इनकम कमाई है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आप यूपी से नहीं हो, आप बिहार से हो और आपने भी एक्स इनकम कमाई है, आपका भी ऑफिसर लड़ाई कर रहा है आपसे, कहता है कि ये इनकम टैक्सेबल होगी, तो आप उसे ये नहीं बोल सकते हो कि एज डिसाइडेड इन द केस लॉ ऑफ राज अग्रवाल वर्सेस यूपी हाई कोर्ट। ठीक है, अगर आपने उसको ऐसा कहा भी तो ये अब उसकी जुरिडिक्शन है, वो माने चाहे ना माने, मानने के लिए बाउंड नहीं है। ठीक है, बिहार में यूपी का हाई कोर्ट का डिसीजन मान्य होना ना होना उसकी मर्जी है इनकम टैक्स ऑफिसर की। ठीक है, वो बाउंड टू फॉलो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो पूरे देश में मान्य होगा, लागू होगा। देखिए बहुत सारे केसेस ना कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है, और कोर्ट के डिसीजन फिर लॉ के ऊपर हो जाता है, कुछ भी लिखा हुआ है वो कोर्ट का डिसीजन अब फाइनल डिसीजन है, अब वो कानून है। क्योंकि कोर्ट में कौन सा केस गया होगा जहां पे थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, भाई थोड़ा सा और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन रहा है तभी तो कोर्ट तक केस गया है, बहुत क्लियर होता लॉ में तो कोर्ट में केस जाता ही क्यों। मैं आपको एक कोर्ट केस की बात बताता हूं, बनारसी लाल कटारिका का केस। इससे आपको जुडिशियल डिसीजन समझ में आ जाएगा। जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या है? जजमेंट ऑफ कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे देश में लागू है और हाई कोर्ट का डिसीजन सिर्फ उस स्टेट में लागू है। लेकिन अगर मैं दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट का डिसीजन अगर अपने ऑफिसर को बोलता भी हूं
तो वो चाहे तो मान लेगा, अगर उसे लॉजिकल लगेगा तो वो मान लेगा, ना चाहे तो नहीं भी मानेगा। ठीक है, आइए मैं अब आपको एक केस बताता हूं बनारसी लाल कटारिका का। लेकिन इससे पहले आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि हमारे देश में अगर एसेट बिकती है तो क्या कानून है। अगर आप कैपिटल एसेट बेचते हो तो आपको एक इनकम होती है जिसका नाम है कैपिटल गेन, और इस पर टैक्स देना होगा। कोई भी कैपिटल एसेट बेचोगे, कैपिटल एसेट क्या होती है, बेसिकली जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, दैट्स एन कैपिटल एसेट। लेकिन अगर आप अपनी कोई पर्सनल एसेट बेचोगे तो उस पर अगर कोई इनकम होगी तो टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ये शर्ट मैंने खरीदी थी 1000 रुपए की, मैं आज उसको पहन के 1200 रुपए की बेच दूं तो मुझे 200 रुपए की आमदनी तो हुई, लेकिन इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये घड़ी मैंने खरीदी 20,000 रुपए की, आज मैं इसको बेच दूं 22,000 रुपए की, तो इस पे 2,000 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप जरा सोचिए तो, सरकार ऐसा कहती है कि पर्सनल एसेट आप अगर बेचते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या पर्सनल एसेट पे कोई कमा सकता है? मैं 1000 रुपए की शर्ट खरीद के 1200 रुपए की बेच दूंगा क्या पहन के? बिकेगी ही नहीं। ठीक है, आप कहोगे कुछ लोग बेच सकते हैं, सर सलमान खान बेच लेगा, क्योंकि वो तो पहन के भी बेच देगा तो महंगी बिक जाएगी, भाई सलमान खान की पहनी हुई शर्ट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी कानून देश में बनाया जाता है ना, तो एक कानून सबके लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए एक कानून होता है। कभी इनकम टैक्स कानून में ऐसे नहीं लिखा हुआ सलमान खान तुम्हारे लिए ये कानून है, शाहरुख खान इधर आओ तुम्हारा कानून बता रहे हैं क्या है, ठीक है, राज अग्रवाल चलो इधर आओ तुम्हारा कानून क्या है ये बता रहे हैं। नहीं, कानून एक बनता है पूरे 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए, इतना याद रखिएगा। तो देखिए, गवर्नमेंट को हमेशा ऐसा प्लान करना होगा कि सबके ऊपर लागू हो सके। अब कोई एक आध जो सचमुच कमा भी ले रहा है तो ठीक है भाई, नहीं लेते टैक्स तो नहीं लेते, ठीक है। अब बैठ के सलमान खान अपनी हर शर्ट पहन पहन के बेच थोड़ी ना रहा है, नोबडी डज इट इवन। और अगर दो चार बेच के कमा भी ले रहा है तो ध्यान दीजिएगा, क्या कानून अलग अलग बना सकती है क्या सरकार? नहीं बना सकती। प्रैक्टिकली क्या बात है, क्या हम अपना यूज किया हुआ सामान महंगे में बेच पाएंगे? आंसर इज अ बिग नो, हम नहीं बेच सकते हैं। तो सरकार ये बात समझती है, कहती है इसमें वैसे ही प्रॉफिट ही होता है तो इस पर कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है, तो चलिए, अगर आप पुरानी शर्ट अपनी 500 की 1000 रुपए में बेच ले रहे हो तो आपको मुबारक हो, बधाई हो आपको टैक्स भी नहीं देना है और ये आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। ठीक है, मैं भी चाहूंगा कि मैं भी ऐसा इंसान बन जाऊं भाई कि 1000 की शर्ट खरीदूं और जब पहन के उतारूं तो 5000 की बिक जाए। राइट, चलिए, तो लेकिन कैपिटल एसेट क्या होती है? जो बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं, ये सब कुछ कैपिटल एसेट होती है, इसे आप बेचेंगे तो इस पे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब इन्वेस्टमेंट्स मानी जाती है, कैपिटल एसेट इसको कहा जाता है। गोल्ड सिल्वर को कैपिटल एसेट बोला जाता है। पता है, वैसे तो हम सोने की अंगूठी भी पहने हो सकते हैं, वो 20,000 की खरीदे थे, क्या वो 25,000 की बिक सकती है? हाँ, सोने का भाव बढ़ गया, वो तो 10 साल पहले खरीदे थे 20,000 रुपए में, ठीक है, पहन भी लिए तब भी 25,000 में बिक जा रहा है। हो सकता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, हो सकता है। तो लेकिन वो पर्सनल एसेट नहीं कहलाती, पता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कैपिटल एसेट। तो लैंड, बिल्डिंग जिस घर में आप रहते हो तो वो कोई पर्सनल एसेट नहीं है, वो कैपिटल एसेट है। तो लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, प्रीसियस स्टोन जो होते हैं, जैसे पन्ना, क्या क्या बोलते हैं, नीलम, पन्ना, ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ था। गोल्ड एंड सिल्वर कैपिटल एसेट है। बनारसी लाल कटारिका ने फाइनेंशियल ईयर में कुछ चांदी के बर्तन बेचे थे, ठीक है, और उन चांदी के बर्तन पे उनको इनकम हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस पर टैक्स नहीं दिया था। तो भाई इनकम टैक्स ऑफिसर बोला ये चांदी का बर्तन है, ये तो कैपिटल एसेट होता है, इस पे तुमने कमाया है, तो जितना कमाया, मतलब उसने पुराने बर्तन अपने चांदी के बेचे, तो पहले का खरीदा हुआ था, तो जब बेचा तब तक चांदी के भाव बढ़ गए थे, तो वो यूज किया हुआ था चांदी का बर्तन सब, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा पैसे मिल गए थे। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोला कि भाई ये कैपिटल एसेट है, आपको इस पर टैक्स देना होगा। बनारसी लाल कटारिका कहते नहीं भाई, ये तो पर्सनल एसेट है मेरे लिए, ठीक है। तो कहा नहीं, पर्सनल एसेट कैसे हो सकते हैं? कहा है मेरे लिए हैं। उसने बताया कि इनकम टैक्स ऑफिसर, तुम लोग जैसे स्टेनलेस स्टील के थाली में खाते हो ना रोज, या फाइबर के प्लेट्स में खाना खाते हो, हम लोग रोज चांदी के थाली में खाते हैं, हम लोग रईस लोग हैं, ठीक है, हम चांदी का चम्मच यूज करते हैं, चांदी की कटोरी, चांदी के थाली में खाते हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे रोज आपके बर्तन मांजे धोए जाते हैं, हमारा भी रगड़ रगड़ के मांजा धोया जाता है। हम लोग चिंता नहीं करते चांदी घिस रही है, बाकायदा वैसे ही मांजा धोया जाता है हमारा बर्तन। बनारसी लाल कटारिका कहते हैं कैपिटल एसेट, ये चांदी के बर्तन उनके लिए हैं
जो लोग तिजोरियों में चांदी के बर्तन रखते हैं, धीरे से निकालते हैं, किसी दिन कोई वीआईपी गेस्ट उनका आता है तो ठीक है, फिर खिला पिला के उनको क्या करते हैं, कागज से ही धीरे से कपड़े से ही पोंछ पाछ लेते हैं, धोते धाते भी नहीं है, या धोते हैं तो कुछ रगड़ते नहीं है जरा सा भी, कहीं चांदी घिस ना जाए, ठीक है, वापस ले जाके तिजोरियों में रख देते हैं। उनके लिए कैपिटल एसेट है, हमारे लिए नहीं। जैसे आपके घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज होते हैं, वैसे मेरे किचन में देखिए चांदी के बर्तन भरे पड़े हैं, और वैसे ही रोज लोग खाते पीते हैं, धुलता है, ये रेगुलर यूज वाले मेरे लिए पर्सनल एसेट है। इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं मानता है और ये कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है, और कोर्ट में भी यही बात कहते हैं और कोर्ट इनकी बात मान लेता है, और कोर्ट ये फैसला सुनाता है, कहता है कि चांदी के बर्तन बनारसी लाल कटारिका जैसी औकात रखने वाले, ध्यान दीजिएगा कोर्ट क्या कहता है, बनारसी लाल कटारिका जैसी औकात रखने वाले लोगों के लिए चांदी का बर्तन पर्सनल एसेट है। सबके लिए नहीं हुआ, यानी मेरे लिए चांदी के बर्तन क्या है, आज भी कैपिटल एसेट है। मैं चांदी के बर्तन बेचूंगा, कमाऊंगा, तो सरकार कहेगी इन्वेस्टमेंट है भाई, तुम इतने बनारसी लाल कटारिका जैसे रईस आदमी नहीं हो, ठीक है, तुम्हारे लिए कैपिटल एसेट है, तुम्हें इस पर टैक्स देना होगा। लेकिन बनारसी लाल कटारिका जैसे स्टेटस वाले लोगों के लिए क्या हो गया, ये पर्सनल एसेट, यानी वैसी औकात रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है तो क्या अब उसको कोई वापस कोर्ट में जाना पड़ेगा या डिस्प्यूट करने की आवश्यकता पड़ेगी इनकम टैक्स ऑफिसर से? नहीं, वो कहेगा एज डिसाइडेड इन द केस ऑफ बनारसी लाल कटारिका। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कोर्ट में इस तरीके से केसेस होते हैं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड द ग्रॉस, बेसिकली ऊपर ऊपर से सारी चीजों को समझिए जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से हम लोग ने वो 6 एस्पेक्ट कंप्लीट कर लिए, राइट, कि इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, फाइनेंस एक्ट एनुअल, सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशन, जुडिशियल डिसीजन, ये सब कुछ क्या होता है, राइट। तो अब एक बात, लास्ट बात आपको समझनी होगी कि इन सभी चीजों में चेंज कैसे लाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं, अमेंडमेंट कैसे लाया जाता है इन सब चीजों में, ठीक है। एक्ट में अमेंडमेंट कैसे लाया जाता है, ठीक है, रूल्स में अमेंडमेंट कैसे लाया जाता है, नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट कैसे लाया जाता है, ठीक है, और क्या बचा, सर्कुलर में अमेंडमेंट कैसे लाया जाता है, ठीक है। एक्ट कहां पे बनता है, एक्ट पार्लियामेंट में बनता है, ठीक है। रूल्स कौन बनाता है, रूल्स का पावर बेसिकली रूलिंग गवर्नमेंट को होता है, तो ये पावर किसके पास एग्जीक्यूटेड है, सीबीडीटी के पास, सीबीडीटी से बनवा लेती है, ठीक है, तो ये सीबीडीटी रूल्स बनाता है। नोटिफिकेशन कौन लाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है नोटिफिकेशन खुद। सर्कुलर कौन लाता है, सीबीडीटी लाता है। अब इनको अमेंड कैसे किया जाता है, अगर आपको एक्ट को अमेंड करना है, इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करना है, तो आपको एक दूसरा एक्ट लाना पड़ता है, दैट इज फाइनेंस एक्ट। बताया था ना, इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करने के लिए आपको फाइनेंस एक्ट लाना पड़ता है, यानी एक्ट को अमेंड करने के लिए टू अमेंड एक्ट यू नीड टू ब्रिंग एक्ट, टू अमेंड, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे हेडिंग दे देते हैं टू अमेंड, यहां पे दे देते हैं टू अमेंड। इसको बदलने के लिए व्हाट टू ब्रिंग, लाना क्या पड़ेगा, एक्ट को बदलने के लिए एक्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, सीधे नोटिफिकेशन पे आते हैं। नोटिफिकेशन बदलने के लिए क्या लाना पड़ेगा, मैंने जैसे बताया था, एक नोटिफिकेशन से आपने एक कानून बनाया तो दूसरा नोटिफिकेशन लाके आप उस कानून को विड्रॉ कर सकते हो। तो एक नोटिफिकेशन को अमेंड करने के लिए, बदलने के लिए, चेंज करने के लिए यू नीड टू ब्रिंग अ नोटिफिकेशन अगेन, फिर से एक नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा। एक सर्कुलर को बदलने के लिए क्या ला सकते हो, जैसे सीबीडीटी ने एक सर्कुलर दिया लेकिन उसको समझ में आ गया नहीं, गड़बड़ एक्सप्लेनेशन दे दिया था। क्या होता है सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन बाय द सीबीडीटी, ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्रोविजन को वो एक्सप्लेन करते हैं आसान भाषा में ताकि लोग समझ जाए, लेकिन उनको समझ में आता नहीं भाई गलती हो गई इसमें, अब क्या करें, तो एक सर्कुलर लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू चेंज इट, ठीक है। नाउ कम्स टू रूल्स। रूल्स कैसे बदला जाता है, एक रूल को बदलने के लिए नया रूल नहीं लाना पड़ता। इनकम टैक्स एक्ट 1962 में रूल्स दिया हुआ है, उसमें कोई भी आपको रूल बदलना है तो आपको लाने की आवश्यकता है एक नोटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन ये नोटिफिकेशन, ये सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाती है वो वाला नहीं है, दिस इज नोटिफिकेशन ब्रॉट बाय सीबीडीटी, क्योंकि ये बनाया भी किसने था, रूल्स, सीबीडीटी, तो ये नोटिफिकेशन सीबीडीटी लाती है, ठीक है।
ये नोटिफिकेशन कौन लाता है? जो नोटिफिकेशन सीजी वाला नोटिफिकेशन बदलने के लिए नोटिफिकेशन कौन लाता है? सीजी लाती है। सर्कुलर किसी को बदलने के लिए सर्कुलर लाना पड़ता है, कौन लाएगा? वही सीबीडीटी का सर्कुलर है, बदलेगा भी कौन? सीबीडीटी सर्कुलर लाके बदलेगी बाई सीबीडीटी। तो बस एक जगह एक डिफरेंस था विच यू विल हैव टू रिमेंबर कि अगर हमें रूल्स बदलना है तो नोटिफिकेशन के जरिए बदला जाता है, बाकी चीज जो बदलना है वही लाना पड़ेगा, लेकिन रूल्स को बदलने के लिए नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा सीबीडीटी के द्वारा। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा इतना सा ही था। हमने इस तरीके से इनकम टैक्स लॉ को सीखने के लिए जो भी चीज की जानकारी चाहिए उसको ऊपर ऊपर से पूरा देख लिया है। विल स्टॉप हियर।